उस आलीशान मकान के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिसकी भनक मोहल्ले के किसी भी इंसान को नहीं थी। घर की बड़ी बहू की आंखों में वो कौन सा गहरा डर छिपा था जिसे देखकर हर किसी का दिल बैठ जाता था। और आखिर क्यों उस घर की मुखिया आधी रात को चोरी छिपे हॉस्पिटल की गलियों में किसी साए की तरह भटकती थी। उस खानदान में एक ऐसा राज दफन था जिसे दीवारों ने तो सुना था पर इंसानी जुबान उस पर खामोश थी। जब घर की दूसरी बहू की कोख में नई जान ने दस्तक दी तो खुशियों की जगह पूरे घर में एक अजीब सी दहशत क्यों छा गई। आखिर वो कौन सा खौफनाक सौदा था जो कि बंद कमरों में डॉक्टर के साथ मिलकर किया गया था। हवा में घुली वो नफरत और दादी की आंखों में चमकता वो लालच किस बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। उस रात जब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और पानी के गिरने की आवाज़ के साथ एक तीखी चीख सुनाई दी, तो क्या वो चीख किसी की जान जाने की थी या किसी बड़े सच के बाहर आने की? क्या एक औरत अपने ही खून की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? और आखिर उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या मिला जिसने के पूरे परिवार के होश उड़ा दिए? रहस्य की इस गहरी धुंध में छिपा वो राज जब खुलेगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि असली खेल तो उस वक्त शुरू हुआ जब हकीकत सबके सामने आई। ये कहानी एक ऐसी ही खौफनाक सच्चाई की है जहां एक माँ का लालच और बेटे की चाहत ने उसे हैवान बना दिया था। घर की बड़ी बहू के साथ जो हुआ उसे देखकर मेरी रूह कांप गई थी और अब मेरी बारी थी। उस घर के आंगन में खुशियों की जगह अब सिर्फ खौफ का साया मंडरा रहा था। मेरी बड़ी जेठानी जो कि इस घर की बड़ी बहू थी, वो बहुत भोली और सीधी सादी औरत थी। जब वो पहली बार माँ बनने वाली थी तो पूरे मोहल्ले में शोर था, लेकिन हमारी सास के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उनके लिए बच्चा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस था। उन्हें बेटियों से सख्त नफरत थी और वो अक्सर कहती थी कि बेटियां तो पराया धन होती हैं जो कि सिर्फ खर्चा ही बढ़ाती हैं। जेठानी अपनी कोख में पल रहे नन्हे जीव के लिए बहुत सारे सपने बुन रही थी। वो छोटे छोटे कपड़े और खिलौने लाकर चुपके से अलमारी में सजाती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अपनी सास ही उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। एक दोपहर जब घर के सभी मर्द काम पर बाहर गए थे और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, तब सास ने अपनी घिनौनी चाल चली। वो जेठानी के कमरे में गई और उसे मीठी बातों में फुसलाकर कहने लगी कि शहर के बड़े हॉस्पिटल में एक खास चेकअप होना है जिससे कि बच्चे की सेहत का पता चलेगा। जेठानी बेचारी उनकी बातों में आ गई और उनके साथ वो गाड़ी में बैठ गई। मेरी सास उसे एक ऐसे गुप्त क्लिनिक में ले गई जहां कानून की नज़रों से बचकर लिंग की जांच की जाती थी। वहां के डॉक्टर के साथ मेरी सास ने पहले ही सौदा कर लिया था। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि जेठानी के पेट में पल रहा बच्चा एक बेटी है, मेरी सास के चेहरे का रंग नफरत से काला पड़ गया। उन्होंने बिना भी एक पल सोचे डॉक्टर को इशारा कर दिया कि इसे अभी के अभी ख़त्म करना है। मेरी जेठानी को कुछ नशीली दवा दी गई और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके शरीर से उस मासूम नन्ही जान को अलग कर दिया गया। जब कई घंटों के बाद जेठानी को होश आया
और उसने अपने पेट पर हाथ रखा तो उसे सब कुछ खाली खाली महसूस हुआ। वो पागलों की तरह चीखने लगी और पूछने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन मेरी सास के चेहरे पर एक बूंद भी पछतावा नहीं था। वो पत्थर दिल औरत जेठानी के पास गई और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल पकड़कर बोली कि रोना बंद कर। वो तो एक मनहूस लड़की थी और मुझे इस घर में बेटियां नहीं, सिर्फ सोने जैसा बेटा चाहिए जो कि मेरा नाम रोशन करे। उस दिन जेठानी के साथ जो हुआ उसने मेरे दिल में एक ऐसा डर पैदा कर दिया जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। वो खौफनाक मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है, जब जेठानी फर्श पर पड़ी अपनी खोई हुई बच्ची के लिए तड़प रही थी और मेरी सास बगल में खड़ी होकर चाय पी रही थी। जेठानी के उस भयानक हादसे के कुछ महीने के बाद जब मुझे पता चला कि मैं भी गर्भवती हूँ तो मेरी खुशी से ज़्यादा मेरा डर बढ़ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी सास की गिद्ध जैसी नज़रें हर वक्त मेरे ऊपर ही टिकी रहेंगी। वो रात दिन बस एक ही रट लगाए रहती थी कि इस बार उन्हें किसी भी हाल में पोता ही चाहिए। उनके बोलने के अंदाज में एक अजीब सी ठंडक और धमकी भरी होती थी। वो अक्सर रसोई में काम करते वक्त मेरे पास आती और धीरे से कान में कहती कि देख लेना, अगर तेरे पेट में भी वही मनहूसियत निकली तो जेठानी के पेट में थी तो तेरा हाल उससे भी बुरा करूंगी। मैं उनकी वो नफरत भरी आंखें देखकर अंदर तक कांप जाती थी और रात को सोते वक्त अपने पेट को दोनों हाथों से ढक लेती थी, जैसे मैं अपनी बच्ची को उनकी बुरी नज़र से बचा रही हूँ। मेरी सास ने घर में एक ऐसा माहौल बना दिया था जहाँ सांस लेना भी मुश्किल सा था। वो हर वक्त मुझे ऐसी दवाइयाँ और टोटके खिलाने की कोशिश करती थी जिससे कि बेटा पैदा हो, और अगर मैं मना करती तो वो पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। उन्होंने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दे दी थी कि अगर बेटी हुई तो वो उसका हाल भी वही होगा और मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल देंगी। मेरा पति भी अपनी माँ की उस हैवानियत को समझ रहा था, लेकिन वो भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हम दोनों रात भर जागकर बस यही सोचते थे कि अगर इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था तो हम अपनी संतान को कैसे बचा पाएंगे। मेरी सास का डर मेरे दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि मुझे डरावने सपने आने लगे थे, जिसमें सास किसी साए की तरह मेरी बच्ची का पीछा कर रही थी। हर बीतते दिन के साथ मेरा तनाव बढ़ता ही जा रहा था और मुझे लगने लगा था कि मेरी कोख अब एक पालना नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन गई है, जहां मुझे अपनी ही सास से अपने बच्चे की जान की भीख मांगनी पड़ेगी। उनकी जुबान से निकलने वाला हर शब्द मेरे लिए एक खंजर जैसा था, जो कि मेरी ममता को हर पल घायल कर रहा था। और मुझे एहसास हो रहा था कि इस घर की दीवारें भी अब बेटों की चाहत में खूनी हो चुकी हैं। जैसे जैसे दिन बीते मेरा डर एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगा था, क्योंकि अब मेरा पेट साफ दिखने लगा था और मेरी सास की बेताबी हद पार कर रही थी। वो हर सुबह मेरे कमरे में आकर खड़ी हो जाती और मेरे चेहरे की रंगत को गौर से देखती थी, जैसे कि वो मेरे चेहरे को देखकर ही बच्चे का पता लगाना चाहती थी। एक रात जब मैं और मेरे पति अकेले थे तो मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं अपनी बच्ची को जेठानी की बच्ची की तरह मरते हुए नहीं देख सकती। हमें कुछ तो करना होगा, वरना ये औरत मेरी कोख को शमशान बना देगी। तब
मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और उनकी आंखों में भी एक अजीब सी दृढ़ता थी। हमने मिलकर एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया और तय किया कि हम सास को उनके ही खेल में मात देंगे। हमने योजना बनाई कि हम दुनिया के सामने और अपनी सास के सामने एक ऐसा झूठ बोलेंगे जिसे कि वो सच मान ले और मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। अगले दिन जब सास ने फिर से वही जबरदस्ती शुरू की कि चल शहर चलकर फिर से चेकअप कराते हैं, तो मैंने बड़ी ही चालाकी से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेरी और उनके पैर छूकर कहा कि माँ जी, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सपने में बाबा जी देखे थे और उन्होंने साफ कहा कि मेरी कोख में बेटा ही पल रहा है। ये सुनते ही मेरी सास की आंखों में वो लालच और खुशी की चमक लौट आई जिसका मुझे इंतज़ार था। मैंने उनसे झूठ कहा कि मैंने एक गुप्त जगह जाकर जांच करवा ली है और वहाँ के डॉक्टर ने पक्का कर दिया है कि इस बार घर में चिराग ही आएगा। ये झूठ मेरे गले में कांटे की तरह चुभ रहा था, लेकिन अपनी औलाद को बचाने के लिए ये जरूरी था। उस दिन के बाद से मेरी सास का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया। वो जो सास कल तक मुझे धक्के मारती थी, अब वो मेरे पैरों में तेल मलती थी और मुझे काजू बादाम खिलाती थी। वो हर वक्त बस आने वाले पोते के नाम सोचती रहती और नए नए ऊनी कपड़े बुनने लगती थी। उन्हें जरा भी शक नहीं था कि जिस बहू को वो इतना लाड कर रही है, वो अपनी कोख में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन यानी एक बेटी को पाल रही है। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन ये सच सामने आएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी। लेकिन उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह बस वो 9 महीने सुरक्षित बीत जाए ताकि मेरी बच्ची इस दुनिया में कदम रख सके। मैंने और मेरे पति ने मिलकर घर के कोने कोने में एक दीवार खड़ी कर दी थी और हम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती और मेरा सारा झूठ पकड़ा जाता और मेरी सास का वो हैवान रूप फिर से जाग जाता। जब प्रसव का समय करीब आया तो मेरी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस झूठ का सामना करने की घड़ी आ गई है जो मैंने पिछले कई महीनों से पाल रखा था। जिस दिन मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मेरी सास पूरे रास्ते भगवान से बस यही दुआ मांग रही थी कि बस उनके वंश का वारिस सही सलामत आ जाए। हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरे पति ने पहले से तय की गई योजना के मुताबिक उस नर्स से बात की जो हमारे भरोसेमंद दोस्त की पहचान की थी। हमने उसे रोते हुए अपनी पूरी आप बीती सुनाई और गिड़गिड़ाकर कहा कि आज एक मासूम की जान आपके हाथों में है। लेबर रूम के बाहर मेरी सास बेचैनी से टहल रही थी और हर आती जाती नर्स को रोककर बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि क्या हुआ, पोता आया या नहीं। अंदर मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन मेरा शारीरिक दर्द उस मानसिक डर के सामने कुछ भी नहीं था जो कि मुझे बाहर खड़ी अपनी सास से लग रहा था। जब मेरी प्यारी सी नन्ही बेटी ने इस दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली और उसकी पहली किलकारी गूंजी, तो मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो इतनी कोमल और मासूम थी कि उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाहर उसकी अपनी दादी उसकी जान लेने के लिए शिकारी की तरह इंतजार कर रही है। मेरे पति ने तुरंत बच्ची को गोद में लिया और उनके हाथ कांप रहे थे। नर्स ने इशारा किया कि अब हमें अपना आखिरी दांव खेलना होगा। मेरे पति ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर खड़ी सास की तरफ देखकर
एक जूठी लेकिन बड़ी मुस्कान चेहरे पर लाई और जोर से कहा कि माँ जी बधाई हो, आपकी मुराद पूरी हुई है, घर में पोता आया है। ये सुनते ही मेरी सास हॉस्पिटल के गलियारे में पागलों की तरह नाचने लगी और भगवान को याद करने लगी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े सबको मिठाइयाँ बांटने का वादा कर दिया और कहने लगी कि मुझे पता था मेरा कुल दीपक ही आएगा। नर्स ने सावधानी बरतते हुए बच्ची को एक नीले रंग के तौलिए में पूरी तरह से लपेट दिया, जिससे उसका चेहरा तो दिख रहा था लेकिन बाकी शरीर ढका हुआ था, ताकि सास को तुरंत सच्चाई का पता न चल सके। जब मेरी सास कमरे के अंदर आई तो उनकी आंखों में जो खुशी थी वो देखकर मेरा कलेजा कांप रहा था, क्योंकि वो खुशी एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि उस जेंडर के लिए थी जो उन्होंने खुद ही मान लिया था। उन्होंने बच्चे को चूमने की कोशिश की लेकिन नर्स ने तुरंत रोक दिया और कहा कि अभी बच्चा कमज़ोर है, इसे ज़्यादा हिलाना डुलाना ठीक नहीं होगा। हम किसी तरह उस वक्त को काट रहे थे और मेरा दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जीत सिर्फ कुछ घंटों की है और जैसे ही हम घर की दहलीज पर कदम रखेंगे ये मौत का खेल दोबारा से शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब हम घर की दहलीज पर पहुंचे तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और कलेजा ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मेरी सास ने दरवाजे पर ही आरती की थाली सजा रखी थी और उन्होंने बहुत ही धूमधाम से हमारा स्वागत किया, जैसे कोई जंग जीत कर आए हों। वो बार बार कह रही थी कि आज इस घर के भाग जाग गए, क्योंकि मेरे घर का चिराग जो आ गया है। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी और सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये खुशियाँ सिर्फ रेत के महल की तरह हैं जो कि एक पल में ही ढह जाएंगी। मेरी सास के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मुझे घृणा हो रही थी, क्योंकि वो चमक सिर्फ एक बेटे के लिए थी। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे मेरी सास ने तुरंत अपनी असली जिद दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, तुम लोग हॉस्पिटल में से ठीक से छूने भी नहीं दे रहे थे। अब मैं अपने पोते को अपने हाथों से नहलाऊंगी और उसे नया रेशमी कुर्ता पहनाऊंगी जो मैंने खास तौर पर उसके लिए सिलवाया है। मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने लाख बहाने बनाए कि माँ जी अभी बच्चा सो रहा है या अभी इसे नहलाना ठीक नहीं है, पर वो एक नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथों से बच्ची को छीन लिया और उनके चेहरे पर एक ऐसी कड़वाहट आ गई जैसे उन्हें हम पर शक होने लगा हो। उन्होंने कड़क कर कहा कि ये मेरा पोता है और इस पर मेरा अधिकार है, तुम लोग मुझे रोकने वाले कौन होते हो। वो बच्ची को लेकर अपने कमरे की तरफ भागी और जाते ही उन्होंने कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ मेरे कानों में किसी धमाके जैसी लगी। मैं और मेरे पति पागलों की तरह उस बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांपने लगे। हमें पता था कि अब कुछ ही सेकंड में वो खौफनाक सच सामने आने वाला है जिसे हमने महीनों से छुपा कर रखा था। अंदर से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही मेरे सास की गुनगुनाने की आवाज़, जो कि अपने पोते के लिए लोरी गा रही थी। लेकिन अचानक वो लोरी रुक गई और कमरे के अंदर एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरा दम घुटने लगा और मैंने दरवाजे पर कान लगा दिया।
तभी अचानक अंदर से एक ऐसी डरावनी और तेज चीख सुनाई दी जिसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। वो चीख किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जख्मी दरिंदे की लग रही थी। मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि ये क्या है, ये क्या धोखा है। मेरे साथ कमरे के अंदर से सामान के टूटने और पटकने की आवाज़ें आने लगी और मुझे समझ आ गया कि उस हैवान औरत ने मेरी बच्ची का शरीर देख लिया है और अब वो सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मेरा दिल जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरी बच्ची को बचा लो, पर हम उस मजबूत दरवाजे के बाहर पूरी तरह से बेबस और लाचार खड़े थे। कमरे के अंदर से आने वाली वह खौफनाक चीख सुनते ही मेरा पूरा वजूद मिट्टी की तरह ढहने लगा, क्योंकि उस चीख में ममता नहीं बल्कि एक दरिंदे की नफरत भरी थी। मेरी सास अंदर पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने इस घर में फिर से वही मनहूसियत पैदा कर दी जिसे मैंने पहले भी मिटाया था। मुझे खिड़की के कांच से जो मंजर दिखा उसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी सास ने मेरी नन्ही सी जान को उस ठंडे फर्श पर पटक दिया था और वह पागलों की तरह अपनी कांपती हुई उंगलियां मेरी बच्ची की कोमल गर्दन पर गड़ा चुकी थी। वह चिल्ला रही थी कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने बड़ी बहू की बेटी का गला घोंटा था वैसे ही इसे भी मौत की नींद सुला दूंगी। मेरी मासूम बच्ची का चेहरा जो अभी कुछ देर पहले गुलाबी था अब धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था और वह सांस लेने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उस पत्थर दिल औरत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में खून सवार था और वह बार बार कह रही थी कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, मुझे इस घर में कोई लड़की नहीं चाहिए। उसने बच्ची का गला इतनी जोर से भींच रखा था कि बच्ची की आवाज़ तक निकलना बंद हो गई थी और उसकी छोटी छोटी उंगलियां हवा में बेबसी से पैर मार रही थी। मैं बाहर से दरवाज़ा पीटने लगी और चीखने लगी कि माँ जी इसे छोड़ दो, ये आपकी अपनी पोती है। लेकिन वो औरत पूरी तरह से हैवान बन चुकी थी। उसे ना तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही उसे कानून का डर था। वो तो बस अपनी पूरी ताकत से उस नन्ही गर्दन को दबाए जा रही थी, जैसे वो किसी बच्चे का नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन का गला घोंट रही हो। उसकी उंगलियों के निशान मेरी बच्ची की गर्दन पर गहरे पड़ते जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ने में अब बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं। वह मंजर इतना खौफनाक था कि मेरी रूह तक कांप रही थी और मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस मजबूत दरवाजे से अपना सिर टकराने लगी थी, लेकिन अंदर उस दरिंदगी का तांडव जारी था और वह औरत लगातार दांत पीसते हुए यही बुदबुदा रही थी कि आज इस घर से इस मनहूसियत का नामो निशान मिटा दूंगी। मेरी बच्ची की वह घुटती हुई आवाज़ और उस हैवान औरत की चीखें सुनकर मेरे पति का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उन्होंने इधर उधर देखा और बरामदे में रखी वह बारीक कुल्हाड़ी उठा ली जिसे हम लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनके चेहरे पर अपनी संतान को खोने का खौफ और अपनी माँ की इस दरिंदगी के खिलाफ एक भयानक गुस्सा था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी के उस मजबूत दरवाजे पर पहला वार किया। कुल्हाड़ी के वार से दरवाजे की लकड़ी के टुकड़े उड़कर फर्श पर गिरे, लेकिन अंदर से मेरी सास के अट्टहास और गालियों की आवाज़ बंद नहीं हुई। वह अंदर से चिल्ला रही थी कि तू चाहे जो भी कर ले, मैं आज इस कुल की कलंकनी को ख़त्म करके ही दम लूँगी। मेरे पति ने पागलों की तरह दूसरा और तीसरा वार किया और हर वार के साथ
मेरा दिल जोर से धड़कता था कि कहीं देर ना हो जाए। अंत में एक जोरदार प्रहार के साथ दरवाजे का निचला हिस्सा और कुंडी टूटकर अंदर जा गिरी। जैसे ही दरवाजा खुला हम अंदर की तरफ लपके। कमरे का नज़ारा किसी नर्क से कम नहीं था। फर्श पर पानी बिखरा हुआ था और एक कोने में मेरी सास जमीन पर बैठकर मेरी बच्ची का गला अपनी दोनों हथेलियों से पूरी ताकत लगाकर दबा रही थी। बच्ची का पूरा शरीर अकड़ चुका था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, जैसे वे अपनी माँ को आखिरी बार पुकार रही हो। मेरे पति ने बिना भी एक पल गंवाए अपनी माँ पर झपट्टा मारा और उनकी कलाइयों को इतनी जोर से मरोड़ा कि उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। मेरी सास ने एक घायल शेरनी की तरह मेरे पति पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें पीछे धकेल दिया। मैंने बिजली की फुर्ती से अपनी बच्ची को उनके खूनी हाथों से छीना और अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही बच्ची मेरे स्पर्श में आई, मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। मैं उसे अपनी छाती की गर्माहट देने की कोशिश करने लगी और पागलों की तरह उसका नाम पुकारने लगी। बच्ची पूरी तरह से बेहोश थी और उसकी गर्दन पर उन दरिंदा उंगलियों के गहरे नीले निशान साफ उभर आए थे। मेरे पति ने सास को दीवार से सटा दिया था और वह औरत अभी भी कांपते हुए हाथ बढ़ाकर कह रही थी कि मुझे दे इसे अभी ख़त्म करना है। मेरा पति अपनी माँ की आंखों में झांक रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही औरत है जिसने उसे जन्म दिया था। उस वक्त कमरे में सिर्फ मेरी सिसकियाँ और सास की नफरत भरी सांसों की आवाज़ थी। मैंने बच्ची की पीठ सहलाई और उसे जोर जोर से हिलाने लगी ताकि वह कोई हरकत करे, और तभी एक बहुत ही धीमी और कमज़ोर रोने की आवाज़ आई, जो कि उस वक्त मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत था। बच्ची ने बहुत धीमे से अपनी आंखें खोली और मैंने उसे अपनी ममता की चादर में पूरी तरह लपेट लिया, जैसे अब कोई भी शैतान उसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। हम दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस हैवानियत के चंगुल से अपनी नन्ही कली को खींच निकाला था, लेकिन अभी असली इंसाफ होना बाकी था। कमरे के अंदर मौत और जिंदगी की उस जंग के बीच अभी सांसों की डोर जुड़ी ही थी कि अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाज़ें गूंजने लगी। गलियों में उन सायरनों की आवाज़ ने उस मनहूस सन्नाटे को चीर दिया था जो कि पिछले कई घंटों से मेरे घर पर छाया हुआ था। असल में मेरे पति ने हॉस्पिटल से निकलते ही एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया था। उन्होंने अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त को सब कुछ सच बता दिया था और प्रसव के बाद से ही अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी, जिसमें मेरी सास की हर धमकी और हर नफरत भरा शब्द कैद हो चुका था। जैसे ही पुलिस की टीम दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कमरा किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। चारों तरफ सामान बिखरा था और मेरी सास एक कोने में खड़ी पागलों की तरह अभी भी चिल्ला रही थी। उनकी आंखों में जो नफरत थी वह पुलिस को देखकर भी कम नहीं हुई, बल्कि वह और भी ज़्यादा उग्र हो गई। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने जब कमरे का मंजर देखा और फर्श पर गिरी कुल्हाड़ी और मेरी बच्ची की गर्दन पर पड़े उन खूनी निशानों को देखा तो उनकी रूह भी कांप गई। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया कि इस औरत को काबू में करो। मेरी सास पुलिस वालों पर भी झपटने लगी और कहने लगी कि ये मेरा घर है और मेरी मर्जी ही चलेगी। मैं अपने घर में बेटियां नहीं पालूंगी। उन्होंने पुलिस के सामने ही यह जहरीला सच उगल दिया कि हाँ, मैंने बड़ी बहू की बेटी को भी
इसी तरह मौत के घाट उतारा था और आज इस लड़की को भी मार देती अगर ये लोग बीच में ना थे। उनका ये कबूलनामा मेरे पति के फ़ोन में और पुलिस के सामने साफ तौर पर दर्ज हो गया था। पुलिस के 2 कांस्टेबलों ने उनकी बाहों को पीछे की तरफ मरोड़ा और उनके हाथों में ठंडी लोहे की हथकड़ियां पहना दी। हथकड़ियों की उस आवाज़ ने जैसे बरसों से चले आ रहे उस जुल्म के साम्राज्य के अंत का ऐलान कर दिया था। मेरी सास अभी भी जमीन पर पैर पटक रही थी और उनके मुंह से जाग निकल रहा था, जैसे उन पर किसी शैतान का साया हो। पुलिस ऑफिसर ने उनके चेहरे पर पानी का छींटा मारा और कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि तुम जैसी औरतें समाज के नाम पर कलंक है, जो अपनी ही पोती की जान लेने पर उतारू हो गई। मेरी जेठानी भी आवाज़ सुनकर कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में बरसों का दबा हुआ दर्द आंसू बनकर बह रहा था। पुलिस ने सास को घसीटते हुए कमरे से बाहर निकालना शुरू किया और मोहल्ले के लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे, वह भी उस औरत की असलियत जानकर थू थू करने लगे थे। पुलिस की जीप के अंदर डालते वक्त भी वह अपनी जहरीली जुबान बंद नहीं कर रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए था। मेरी बच्ची अब मेरी गोद में सुरक्षित थी और पुलिस की उस कार्रवाई ने हमें ये एहसास दिलाया कि अब इस घर से उस नफरत का साया हमेशा के लिए मिटने वाला है। पुलिस की जीप जब सास को लेकर आंखों से ओझल हो गई तो घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा था। मैंने अपनी बच्ची को सीने से इतनी जोर से लगा रखा था जैसे मैं उसे अपनी रूह में समा लेना चाहती हूँ। मेरे पति मेरे पास आए और उन्होंने हम दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में पछतावा और जीत दोनों के आंसू थे, क्योंकि आज उन्होंने ना सिर्फ अपनी औलाद को बचाया था बल्कि अपनी माँ के उस खौफनाक सच को भी दुनिया के सामने ला दिया था जिसने इस घर को नर्क बना दिया था। जेठानी, जो कि अब तक एक जिंदा लाश की तरह इस घर में रह रही थी, वह मेरे पास आई और उसने कांपते हुए हाथों से मेरी बेटी के माथे को चूमा। उसने सिसकते हुए कहा कि आज मेरी बेटी की रूह को शांति मिली होगी, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाई। हॉस्पिटल से लौटकर जब डॉक्टर ने मेरी बच्ची को पूरी तरह खतरे से बाहर बताया तो मुझे लगा जैसे मुझे दोबारा जन्म मिला हो। पुलिस की जांच में वो क्लिनिक भी पकड़ा गया जहां सास ने जेठानी का अबॉर्शन कराया था और उस लालची डॉक्टर को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मेरी सास को अपने किए की सज़ा मिली और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद का आदेश सुनाया, क्योंकि उन्होंने न केवल मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की थी बल्कि अपनी पहली पोती की हत्या का जुर्म भी कबूल किया था। आज उस घर की दीवारें जो कभी बेटियों की चीखों से गूंजती थी, अब वहाँ मेरी बेटी की खिलखिलाहट गूंजती है। हमने उस पुराने अंधेरे कमरे को एक सुंदर नर्सरी में बदल दिया है, जहाँ धूप की किरणें सबसे पहले आती हैं। जेठानी अब मेरे साथ ही रहती है और वह मेरी बेटी को अपनी ही संतान की तरह प्यार करती है। मैंने ये सीख लिया है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ममता और सच्चाई की एक छोटी सी चिंगारी उसे राख करने के लिए काफ़ी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ खड़ा है और मेरी बेटी का भविष्य उस समाज में सुरक्षित है जहां उसे अब बोझ नहीं बल्कि वरदान माना जाता है। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं थी बल्कि उन तमाम बेटियों की थी जिनकी आवाज़ को कोख में ही दबा दिया जाता है। आज मेरी बेटी आज़ाद है और वह उस घर की मालकिन है जहां उसे कभी मारने की साजिश
रची गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।